9 बजे और बरोज इतवार दिन में 1 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। नारी शक्ति पुरस्कार। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत ने नारी शक्ति पुरस्कार 2022 के लिए दरख्वास्तें नामजदगियां तलब की हैं। ये अवार्ड खवातीन को बाइख्तियार बनाने, ख़ास तौर पर कमज़ोर और पसमानदा खवातीन की भलाई के लिए काम करने वाली शख्सियात को दिया जाएगा। ऑनलाइन दरख्वास्तें नामजदगियां www.awards.gov.in पर 31 अक्टूबर 2022 तक भेजी जा सकती हैं। नारी शक्ति पुरस्कार। Ministry of Women and Child Development invites applications, nominations for Nari Shakti Puruskar 2022 awards to be conferred to individuals in recognition of their service towards the cause of women empowerment, especially vulnerable and marginalized women. Online applications nominations are open up to 31st October 2022 on www.awards.gov.in. हमारी कहानी शुरू होती है कदीम यूनान से, एक रियाज़ीदां के साथ जिसका नाम था पाइथागोरस। आपने ज़रूर इनके मशहूर थ्योरम जो ज़ाविया कायमा मुसल्लस से मुतालिक है के बारे में सुना होगा, है ना। पाइथागोरस जिनकी ज़िंदगी 567 से 475 कब्ल मसीह तक रही, उन्होंने एक भाईचारे की दरियाफ्त की जिसे पाइथागोरियन कहा जाने लगा। वो एक ज़बरदस्त मुफक्किर थे जिन्होंने रियाजी से लेकर फ़लसफ़े तक, मज़हब से लेकर मौसीकी तक कई इलाकों में अपना ताउन दिया। लेकिन अलमिया ये रहा कि उन्होंने ख़ुद के नाम पर बनी थ्योरम की तलाश नहीं की। मैथ्स फैक्टर के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज की किस्त में हम वक्त में वापस जाएंगे ज्योमेट्री की लाफानी दुनिया की तलाश में। पाइथागोरस और इनकी थ्योरम, भारी उलूम की रियाजी, यूक्लिड्स के उसूल, अफलातून के ठोस तामीर और ज़मीन की पैमाइश, है ना मज़ेदार। तो चलिए निकलते हैं सफ़र पर। सबसे पहले मिलते हैं जॉन से, इस थ्योरम का बिल्कुल अजीब सबूत तलाश व तर के लिए। जॉन इसकी कोशिश कर रहे हैं कुछ रंग बिरंगे लकड़ी के ब्लॉक से। पहले वो एक कागज़ की शीट निकालते हैं और इस पर एक मसावी अलजाविया मुसल्लस बनाते हैं। अब इन दो लाइनों से वो मुरब्बा बनाएंगे, एक 3 ब्लॉक लंबा और एक 4 ब्लॉक लंबा। ये दोनों मुरब्बे बनाने के लिए वो 9 और 16 मुरब्बों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको 3 स्क्वायर या 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। थ्योरम पाइथागोरस कहती है कि एक मसावी अलजाविया मुसल्लस में वित्र लाइन का मुरब्बा जो कि ज़ाविया कायमा के सामने है, दीगर दो लाइनों के मुरब्बा के जोड़ के बराबर होगा, जिसका मतलब है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। अब यहाँ जॉन असल में वित्र लाइन के मुरब्बा की तामीर करते हैं। कितने छोटे मुरब्बों का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए? 25, जिसका मतलब है 16 जमा 9, मतलब बाकी दो लाइनों के मुरब्बे का जोड़ मज़ेदार है ना। चलिए अब हम चलते हैं किरण के पास, जिसके पास इससे भी दिलचस्प तरीका है इस थ्योरम को साबित करने के लिए। इसके पास पानी की टंकी के 3 सिलसिले हैं। अगर हम करीब से इन पर तवज्जो दें तो हम बीचों बीच एक मालजाविया कायमा मुसल्लस नज़र आएगा, जिसकी वित्र ख़त पर एक मुरब्बा है और एक एक बाकी 2 ख़तों पर भी। अब हम वित्र वाले मुरब्बा में रंगीन पानी भरेंगे। जब हम इसे दूसरी तरफ झुकाएंगे तो टीन टेढ़ी बाकी 2 अज़ला के मुरब्बा वाले टैंक भर जाएंगे, जो हमारे थ्योरम को साबित करेगा। हम चाहे तो इस अमल को उलट कर भी देख सकते हैं, हमें यही नतीजा मिलेगा,
है ना दिलचस्प? वापस चलते हैं पाइथागोरस की तरफ। अगर वो इस थ्योरम को नहीं लाया तो कौन लाया? एक गिरोह मानता है कि जब वो मिस्र से सफ़र कर रहा था, वहाँ वो लोगों को एक ग्रुप में मिला जिन्हें रोप स्ट्रेचर्स कहते हैं। ये वो कारीगर थे जो पिरामिड बनाया करते थे। इनका एक बहुत ही ख़ास राज एक रस्सी की शक्ल में, जिसमें बराबर के फासले पर 12 गांठें लगी थी। ये पता चलता है कि रस्सी ज़मीन पर 3, 4, 5 के आया एक अल-ज़ाविया कायमा या मुसल्लस की शक्ल में दर्ज की गई थी। इस बात ने पाइथागोरस को थ्योरम के लिए इशारा दिया। इस मुसल्लस में वित्र खत का मुरब्बा, जिसकी लंबाई 5 है, होगा √25। अब दोनों बची लाइनों में भी मुरब्बा जोड़ देते हैं। 3 स्क्वायर जमा 4 स्क्वायर बराबर 9 जमा 16 बराबर 25 बराबर 5 स्क्वायर, और ये रहा हमारे पास। वित्र खत का मुरब्बा बाकी 2 लाइनों के मुरब्बा के जोड़ के बराबर होगा। इस इल्म की वजह से मिस्र के लोग अपनी हैरान करने वाली इमारतों की बुनियाद इतनी मजबूत ही रख पाते थे। अलग अलग तहजीबों के लोग जैसे बेबीलोनियन, चीनी इस थ्योरम के बारे में पाइथागोरस से कई साल पहले से जानते थे, पर इसका सबसे कदीम वर्षन आया हिंदुस्तान से 800 कब्ल मसीह में। यह सुलभ सूत्र जैसे वेदों में आसानी से पाया जा सकता है। अब ये ग्रंथ हमें मालूमात देते हैं कि ज्योमेट्री का इस्तेमाल मजहबी अनुष्ठानों के लिए किस तरह होता था। एक बयान में है, रस्सी जो मुस्ततील के वेकरन की लंबाई से खींची गई है, एक ऐसा इलाका बनाती है जो कि उमूदी और उफ़क़ी पहलुओं को साथ में लाता है। अगर हम ABCD मुस्ततील लेते हैं, BD मुस्ततील के वेकरन होगी, तो अब वेकरन का रकबा BD स्क्वायर होगा, जो कि BDEF नामी मुरब्बा के बराबर होगा। अब ये रकबा उमूदी और उफ़क़ी लाइनों AB और AD के बराबर होना चाहिए। दूसरे अल्फाज में, एरिया ऑफ द BDEF इज इक्वल एरिया ऑफ ADYX प्लस एरिया ऑफ ABQP, और BD स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। यही बात पाइथागोरस थ्योरम में भी कहती है। आइए एक और ज़हीन शख्सियत की तरफ चलते हैं, फ़लसफ़ी और रियाज़ीदां अफलातून। वो बुनियादी तौर पर बेहतरीन 5 बाकायदा ठोस सेट के बारे में इनकी शनाख्त के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें अफलातून के ठोस भी कहा जाता है। अब ये अफलातून आखिर ठोस हैं क्या? इस मकब और घना भुंग को ही लीजिए, दोनों ठोस हैं, दोनों की सतह हमवार हैं। अब मकब की सारी सतह और किनारों की लंबाई और तमाम जाविया यकसा हैं, जो कि घनाब के मामले में सच नहीं है, जिसके सारे अज़ला मुख्तलिफ लंबाई के हैं। मकब एक अफलातून ठोस है, और भी कई पेचीदा ठोस हैं अफलातून के। और अब अग्रिमा कागज़ के टुकड़ों का इस्तेमाल करके इनकी तामीर करेगी। वो पहले शुरू करेगी कागज़ के टुकड़ों से और इन्हें ऐसे लगाएगी जिससे 4 पहलुओं वाले ठोस तामीर होंगे, जिसकी 4 मुसल्लसनुमा सतह है। अपने जाविया की तेज़ी की वजह से अफलातून ने इसका नाम आग रखा। इसके बाद वो मकब बनाती है जिसके 6 सतह हैं। मकब के इस्तेहकाम की वजह से अफलातून ने इसे ज़मीन से जोड़ा। अगला अग्रिमा बनाती है हश्त पहलवी ठोस। इसकी 8 सतहें हैं, 6 कोने और 12 किनारे हैं। यह हवा से मुंसलिक है।
اس کے بعد اگریما کاغذ کے ٹکڑوں سے 12 پہلوی بناتی ہے۔ اس ٹھوس کے 12 مخمص نما سطحیں ہیں اور خیال کیا جاتا ہے یہ سب سے پر اسرار اور طاقتور ٹھوس ہے تمام 5 ٹھوسوں میں سے ایک۔ اس میں باقی 4 کا مجموعہ ہے، اسی لیے افلاطون نے اسے کائنات مانا۔ اور آخر میں اگریما نے کاغذ کے ٹکڑوں کو جوڑ کر بست پہلوی بنایا، ایک ٹھوس جس کی 20 مثلث نما سطحیں ہیں۔ افلاطون نے اسے پانی کا لقب دیا۔ اور یہ لیجئے ہمارے پاس 5 ہیں، افلاطون کے 5 ٹھوس۔ اور مزے کی بات ہے کہ اس سے زیادہ ہیں بھی نہیں، یہ ریاضی کے طور پر ثابت ہے۔ آئیے تھوڑا وقت میں آگے چلتے ہیں، الیگزینڈریا میں واقع مشہور لائبریری کی طرف۔ مصر میں 240 قبل مسیح میں ہیڈ لائبریرین ایراتوستھینس نامی ریاضی داں ایک پرانی پائپیرس کتاب پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے پڑھا کہ ہر سال جون 21 کو گریشم سنکرانتی کے وقت مصر کے سائن کے شہر میں مندروں کے ستون پر چھایا نہیں پڑتی۔ ایراتوستھینس نے سوچا کہ الیگزینڈریا کے کالمز بھی کیا اسی دن چھایا بنائیں گے جس وقت گریشم سنکرانتی ہے۔ انہوں نے خود تحقیقات کی اور پرکھ کی کہ الیگزینڈریا تو جانا کہ الیگزینڈریا کے کالمز بھی اسی دن چھایا نہیں بنائیں گے۔ اسی معلومات کے بل پر وہ زمین کا گھیرا پیمائش کرنے کے قابل ہو پائے۔ فرض کیا کہ ہمارے پاس 3 بچے ہیں، ہری، گوتم اور کاویا، جو پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ ایراتوستھینس نے آخر کیا کیا۔ کل 2 کالم تھے، ایک سائن میں اور ایک الیگزینڈریا میں، ایک سایہ بناتے تھے، ایک نہیں۔ ایسا کیوں؟ بہت آسان ہے، کیونکہ زمین گھماؤدار ہے۔ سورج کی شعاعیں زمین پر پیرالل پڑتی ہیں، تو اگر سائن میں چھایا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے سورج ایک دم سر کے اوپر ہے، صحیح؟ اگر زمین چپٹی ہوتی تو الیگزینڈریا میں بھی چھایا نہیں پڑتی، تو یہ ثابت کرنا ہے کہ زمین گھماؤدار ہے۔ اور سورج کی شعاعیں الیگزینڈریا کے ستون پر ایک زاویہ بناتی ہیں، اس زاویہ کو مانتے ہیں اینگل تھیٹا۔ سادہ سے جیومیٹری کا استعمال کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا 2 کالم کے ذریعے زمین کے مرکز میں بنایا گیا۔ اب ہم اگر اس زاویہ کا پتہ لگا لیتے ہیں اور سائن میں الیگزینڈریا کے درمیان فاصلے کی پیمائش کر لیتے ہیں تو ہم زمین کا گھیرا معلوم کر سکتے ہیں۔ ہماری ٹیم کوشش کر رہی ہے اس زاویہ کی پیمائش کرنے کی ایراتوستھینس کی نقل کر کے۔ وہ ایک چھوٹی کھڑی لکڑی زمین پر رکھتے ہیں، پھر وہ لکڑی کی لمبائی اور سایہ کی لمبائی ماپتے ہیں اور دونوں زاویوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ ہماری ٹیم اس عمل کو آسان بناتی ہے اور زاویہ پیما کا استعمال کر کے زاویہ کا پتہ لگاتی ہے، جو کہ 7.2 ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ زاویہ 7.2 ڈگری کے ہیں اور مکمل زاویہ زمین کے مرکز میں 360 ہے، تو 360/7.2 برابر 50۔ تو یہ زاویہ پورے زاویہ کا 1/50 حصہ ہے، تو یہ دوسری زمین کے گھیرے کے 1/50 ہے۔ یہ فاصلے کیا ہیں؟ ایراتوستھینس نے اصل میں کسی کو اس فاصلے تک چلوایا اور قدم ماپے تو فاصلہ نکلا 800 کلومیٹر۔ اب زمین کا گھیرا اس فاصلے کا 50 گنا ہے، تو وہ ہوا 40,000 کلومیٹر۔ اگر ہم جدید ڈیٹا دیکھیں اور زمین کے گھیرے کی قطبوں پر پیمائش کریں تو وہ ہے 40,008 کلومیٹر۔ اس وقت کے حساب سے یہ کافی درست اندازہ تھا، یہی تو اس طریقے کی خاصیت تھی۔ یہ بڑی خوبصورتی سے عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح ریاضی کا ایک اوزار کے طور پر استعمال کیا ہو سکتا ہے اور علم بڑے خیالات کے نالے کھول سکتا ہے۔ اس بات سے یہ بات تو پکی ہو جاتی ہے کہ خدا ضرور ایک ریاضی داں بھی ہوں گے۔ آج میتھس فیکٹر میں ہم تلاش کر رہے ہیں لافانی جیومیٹری کو۔ ہمارا سفر ہمیں لے آیا ہے یہاں
यूक्लिड की पैदाइश 325 कब्ल मसीह और इंतकाल 265 कब्ल मसीह हुआ। यूक्लाइड एक अजीम ज्योमेट्री दां थे और इनकी काफ़ी अशाहत आई। सबसे मशहूर किताब थी द एलिमेंट्स, जिसमें 13 किताबें शामिल थीं, जो आगे चलकर रियाजी की तारीख की सबसे अहम किताब साबित हुई। यूक्लिड ने यह 13 जिल्दों की तसनीफ 5 मरकजी उसूलों पर की। सबसे पहले तो ये कि आखिर उसूल होता है क्या। उसूल एक खुदकार तरीके से साबित शुदा और जायज़ हकीकत होता है। आइए नज़र डालते हैं इन 5 उसूलों पर। पहला उसूल कहता है कोई भी 2 नुक्ता एक लाइन के ज़रिए जोड़ा जा सकता है। बस 2 नुक्ता बनाइए कहीं भी चाहे जितना दूर, और ये मुमकिन होगा कि एक सीधी लकीर से इन दोनों को जोड़ा जा सकता है। दूसरा उसूल कहता है कि एक ख़त मुस्तकीम लामहदूदियत तक किसी भी सिमत में बढ़ सकती है। आसान लगता है ना। हम वो लाइन लेते हैं जो हमने इस नुक्ता से बनाई थी और इसे किसी भी तरफ बढ़ाते हैं। अब जब हम कागज़ का आखिर टुकड़े तक पहुंचते हैं तो हमें रुकना होगा। नहीं, उसूली तौर पर लाइन का कोई आखिर सिरा नहीं होता और ये लामहदूदियत तक बढ़ सकती है। तीसरा उसूल ये बताता है कि एक दायरा किसी भी मरकज़ और किसी भी कुत्र से बनाया जा सकता है। कोई भी एक लाइन का टुकड़ा लीजिए, एक दायरा इसके किसी भी आखिरी नुक्ते को मरकज़ लेकर और लाइन की लंबाई को कुत्र लेकर बनाया जा सकता है। यूक्लिड ने लाइन का सहारा लेकर ही दायरे को बयान किया। चौथा उसूल हमें बताता है कि तमाम ज़ाविया कायमा एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक ज़ाविया कायमा एक लाइन पर दूसरी उमूदी लाइन रखकर बनाया जाता है। ऐसे ज़ाविया कायमा एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब ये उसूल हमेशा कुछ वजाहत करने के लिए नहीं होते। यूक्लिड ने इनकी मदद से मुकम्मल ज्योमेट्री रकम की। चलिए आपको एक मिसाल देता हूँ। हम शुरू करेंगे लाइन ए बी से और हम इस लाइन से एक मसाविल अज़ला मुसल्लस पाएंगे। अब हम जानते हैं कि हम ए को मरकज़ रखकर और ए बी को कुत्र रखकर एक दायरा बना सकते हैं। हम इस तरह बी को मरकज़ रखकर बी ए कुत्र रखकर एक दायरा बना सकते हैं। ये दायरे जहां आकर मिलेंगे, चलिए इसे नाम देते हैं सी। अब ये ए और सी को जोड़ दीजिए और बी और सी को हम जानते हैं कि ये पहले उसूल की वजह से मुमकिन है। मान लीजिए मुसल्लस ए बी सी, दायरे में ए मरकज़ है, ए बी और ए सी कुत्र है जो कि बराबर हैं। दायरे में बी मरकज़ है और हम जानते हैं कि 2 कुत्र ए बी और सी भी बराबर हैं। इससे हमें पता चलता है ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, जिसका मतलब है कि मुसल्लस मसाविल अज़ला हैं। इसी तरह यूक्लिड ने इन बुनियादों का इस्तेमाल किया एक तजवीज़ साबित करने के लिए। फिर ये दूसरी और फिर तीसरी तजवीज़ में और इसे ही न जाने कितनी तजावीज़ में बदल दिया गया। इस अमल का खुदकार दलील का नुक्ता नज़र कहा गया। यहाँ तक सब बहुत आसान था। खैर, यह यूक्लिड के 5वें उसूल से बदल जाता है। यह सब शुरू होता है एक लाइन से। यह कहता है कि किसी भी नुक्ते पर एक ऐसी लाइन मौजूद होती है जो दी गई लाइन के मुतवाज़ी होती है, और पैरेलल लकीर से हमारा मतलब है जो कभी नहीं मिलती। यह दूसरे उसूलों से कुछ मुख्तलिफ लगता है ना? इतना बतौर खुद साबित नहीं है। काफ़ी सारे रियाजी दानों ने इस उसूल को कबूल करने में काफ़ी जद्दोजहद की। कई लोगों ने इस उसूल के सबूत तक पहुँचने के लिए चौथे उसूल का सहारा लिया, लेकिन नतीजा काबिल एतमाद नहीं आया। और ये सब 19वीं सदी में बदल गया। पहली तब्दीली थी ज़हीन रियाजीदां C.F. गॉस के ज़रिए। वो इस बात पर पुरयकीन थे कि 5वीं मंजूरी बाकी 4 से आज़ाद थी। उन्होंने अपना काम ज्योमेट्री के नताइज पर किया, जिसके मुताबिक एक नुक्ते से एक से ज़्यादा लाइन खींची जा सकती है जो किसी भी लाइन के पैरेलल हो। एक ज्योमेट्री जिसमें मुसल्लस का ज़ाविया का जोड़ 180 होना ज़रूरी नहीं। और इसी तरह एक पूरे नुक्ता नज़र की दुनिया की तरक्की की, जहाँ यूक्लिड का 5वां उसूल तक नहीं आ पाया।
गौस ने अपना काम कभी शाया नहीं किया क्योंकि इन्हें शक था कि रियाजी कम्युनिटी यूक्लाइड की ज्योमेट्री की तरवीद कबूल नहीं कर पाएगी। यह हैं जोनस बोलाई, जिन्होंने गैर यूक्लाइडियन ज्योमेट्री पर काफ़ी काम किया। फारकास बोलाइनी के बेटे थे जो गौस के दोस्त थे और उनकी कुछ थ्योरी इस पर बहस किया करते थे, बल्कि इन्होंने अपने बेटे को ख़बरदार किया कि इस परेशानी पर 1 घंटा भी खर्च नहीं करना। 1823 में जोनस बोलाई ने अपने वालिद साहब के लिए लिखा, मैं हैरान हूँ कि मैंने इतनी हैरत अंगेज़ चीज़ों की तलाश की है। कुछ नहीं से मैंने एक अजीब दुनिया बनाई। 1825 में इन्होंने अपने वालिद की किताब के लिए 24 सफ़े की अपेंडिक्स छपवाई जिसका नाम था अजीब नया जहान। इस मसले को और पेचीदा करने के लिए रूस में एक और साइंसदान लेबाचेस्की ने अपनी गैर यूक्लिडियन थ्योरी शाये की। न बोलाई न गौस को लेबाचेस्की के काम के बारे में पता था क्योंकि यह सिर्फ रूस में ही शाये हुआ। इतने साइंसदानों के इस इलाके में काम करने के बावजूद गौस की मौत के बाद ही इनके गैर मतबूआ काम के ज़रिए ही इनका इस इलाके में ताउन सामने आया और बाकी साइंसदानों के ख्याल आवाम तक पहुँचे। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? अपना रद्द अमल, तजावीज़ और सवालात हमें लिख भेजें इस पते पे। विज्ञान प्रसार A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201309, या आप ईमेल कर सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in। आइए देखते हैं कि ज्योमेट्री आखिर काम कैसे करती है। एक आसान से मिसाल की मदद से ग्लोब की सतह लेते हैं। ख़त-ए इस्तवा और तूलुल बलद की लाइनें मुतवाज़ी हैं। फिर 5वें उसूल के मुताबिक इन्हें मिलना नहीं चाहिए, पर वो मिलती हैं कुतबों पर। स्फेयर की सतह पर मुसल्लस के अंदरूनी ज़ाविये का जोड़ 180 होना ज़रूरी नहीं, बल्कि ज़मीन की सतह पर एक मुसल्लस 3 ज़ाविया कायमा इस्तेमाल करके भी बनाया जा सकता है, काबिल कबूल ज्योमेट्री से अलग। आज दुनिया भर में गॉस, बोलाई, लेबाचेस्की, रेमन का काम और इनकी गैर यूक्लिडियन लाइन रियाजी को सराहा जाता है, तस्लीम किया जाता है। ज्योमेट्री के बारे में इतना ही। हमने सफ़र किए कदीम यूनान के और दायरों, लाइनों और फ़लसफ़ियों के साथ खेल खेले, ज्योमेट्री के जादू को दरियाफ्त करने की कोशिश में। शक्ल और लाइनों के साथ हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। रियाजी के और मज़ेदार जादू के लिए देखना न भूलें मैथ्स फैक्टर।